दोस्तों, आज हम लोगों के साथ हैं मेजर जनरल यश मौर्य, जो देश के शीर्ष रक्षा विशेषज्ञों में से एक हैं और दूसरे रक्षा विशेषज्ञों से उनके अंदर जो एक अ, ख़ास बात है, जो उनसे उन्हें हटकर पेश करती है कि वो इस जो मौजूदा खाड़ी युद्ध है, उसका सांस्कृतिक और साभ्यतिक सिविलाइजेशनल जो सभ्यतामूलक जो उसका आयाम है, उस आयाम को भी अपने दायरे में लेकर फिर समीक्षा करते हैं और उससे अपना परिप्रेक्ष्य बनाते हैं। इससे हमें पता लगता है कि फ़ौजी तौर पे इतना कमज़ोर होते हुए भी, टेक्नोलॉजिकली इतना पिछड़ा होते हुए भी, ईरान जिसके पास एयर फ़ोर्स नहीं है, जिसके पास बहुत मामूली किस्म की नेवी है, इतने दिनों तक आखिरकार अमेरिका और इज़राइल की मिली-जुली ताकत के मुकाबले युद्ध में कैसे टिका रहा। और आज जो एक खबर आई है, जिस क्षण हम लोग बातचीत शुरू करने वाले हैं, आज जो खबर आई है, वो खबर तो चौंका देने वाली है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हैंडल ट्रुथ सोशल के ऊपर ये लिखा है कि पिछले 2-3 दिन से उनकी ईरान के साथ में एक बातचीत चल रही थी और वो बातचीत काफ़ी सकारात्मक थी, काफ़ी गहरी थी, विस्तृत बातचीत थी और इस बातचीत के केंद्र में था कि किस तरह पश्चिम एशिया में चल रहे इस युद्ध का स्थायी हल किया जाए। और इस बातचीत को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप खुद अपनी तरफ से ऐलान करते हैं कि हम 5 दिन तक जो हमने घोषणा की थी कि ईरान के एनर्जी संस्थानों के ऊपर और दूसरी जगह हमले बोलकर उनको नष्ट कर देंगे और उन्होंने अपने युद्ध मंत्रालय को निर्देश दिए हैं कि वो उन हमलों को रोक दें। हालांकि ईरान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। ईरान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारी डोनाल्ड ट्रंप से कोई बातचीत नहीं हो रही है। ये डोनाल्ड ट्रंप खुद पीछे हटे हैं और हमने चूंकि कह दिया था कि हम यही इसके जवाब में यही करेंगे, इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पीछे कदम खींचा है। तो अब एक नई परिस्थिति है। जनरल मौर्य, आप इस परिस्थिति को कैसे देखते हैं? सबसे पहले अभय जी, आपको नमस्कार, आपके तमाम दर्शकों को नमस्कार। आज आपसे बातचीत करके पहले फोन पे और अब बहुत अच्छा लग रहा है। काफी हद तक हम दोनों की जर्नी ठीक है। मैं भी अब यूनिफॉर्म से सिविल यूनिफॉर्म में आ गया हूँ। पढ़ाई की तरफ हमारा रुझान रहा है, एजुकेशन की तरफ, पढ़ाई की तरफ रहा है। तो इसलिए जो है आज मैं भी आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू ये छोटा सा डिस्कशन आपके साथ। और अचानक ये ट्रंप हमेशा ही करते हैं, सरप्राइज करते हैं। ये सरप्राइज अभी आधा घंटा पहले आ गया ट्रुथ सोशल पे। तो इसमें 2-3 चीजें अगर बिटवीन द लाइंस पढ़ो। सबसे पहली बात तो उन्होंने कही हमारी 2 दिन से बातचीत चल रही थी। तो 2 दिन से बात चल रही थी सर, आप 2 दिन पहले क्यों धमका रहे थे मैं 48 घंटे में कर दूंगा। 48 घंटे अभी खत्म होने वाले, 1-2 घंटे बचे हैं उसमें। इसका मतलब कहीं ना कोई बात नहीं बन रही। फिर उन्होंने कहा कि हम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो अटैक नहीं करेंगे 5 दिन के लिए, जब तक कि हमारी बातचीत बहुत पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव है। इस तरीके की बात कही गई, जो कि ईरान ने खंडन किया है और ईरान के इंतजार कर रहे हैं ईरान के ऑफिशियल हैंडल से क्या आता है। अब इसमें एक तो जो चीज उभर के आ रही है, क्लीशेड है थोड़ा, वो है टैको, ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। कि जब प्रेशर बनता है, वो चाहे मार्केट्स को लेके जब टैरिफ्स का चल रहा था, चाइना ने आग उठाई, उनको कर दिया उन्होंने मिनटों में। जिस कंट्री ने थोड़ा सा अपना दिखाया स्ट्रेंथ, वहां पे उन्होंने जो है पीछे कदम ले लिया। तो ये क्या इस प्रकार से है कि 4 हफ्ते लड़ने के बाद उनको लगा कि हम किस फ्यूटाइल वॉर में हैं, क्या अचीव करने वाले। ना कोई पॉलिटिकल एम अचीव हो रहा है, ना मिलिट्री एम अचीव हो रहा है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उनको कि लड़ाई शुरू तो कर ली, लेकिन अब तो ही वाज लुकिंग फॉर ए एग्जिट रूट। वो देख रहे थे, इसको हिंदी में कहते हैं कि पतली गली ढूंढ रहे थे, किस तरह निकल जाए। ढूंढ रहे थे कि किसी तरीके से ये लड़ाई, क्योंकि इसका बहुत महंगा जो अभी सर्वे हुआ है दुबे जी, अमेरिका की पब्लिक ने 60% ने बोला है ये वॉर अमेरिका के हक में नहीं है। 92% लोगों ने कहा लड़ाई बंद करो। यही रुख इजराइल के लोगों का है, यही रुख यूरोप में है। एशिया तो खैर वैसे ही हमारी तो हालत गैस को लेके और इन चीजों को लेके काफी खराब हो रही थी। तो इस लड़ाई का जो है, और तीसरा प्रेशर पॉइंट उसके ऊपर बना है ये खाड़ी के जो बाकी देश हैं, जो अलाइज हैं, उनको जिस तरीके से ईरान ने सबक दिया है इस लड़ाई में, और जैसे उनका जो एक सेफ्टी वॉल्व था, सेफ्टी अम्ब्रेला था जो अमेरिका ने दे रखा, तो पंक्चर हो गया। तो उनको भी, उनका बहुत प्रेशर रहा है आई थिंक अमेरिका के ऊपर इस लड़ाई को बंद करने के लिए। बिकॉज अगर वो उसके पावर स्ट्रक्चर को हिट करते, जो कि वार्निंग थी, तो वो टिट फॉर टैट कर ही रहा है।
ईरान टिट फॉर टैट कर रहा है, वो इनके पावर स्ट्रक्चर को बर्बाद कर देता है। और बहुत से लोगों को पता नहीं कि ईरान बिजली बहुत प्रोड्यूस करता है और एक्सपोर्ट हुँ, करता है, और अच्छा, काफी बिजली पाकिस्तान खरीदता है, अफगानिस्तान खरीदता है, और इराक तो मैक्सिमम बिजली ईरान से खरीदता है। तो अच्छा। अगर आप ईरान की बिजली को वो कर दोगे, तो हुँ, आप अपने जो आपके पड़ोसी मुल्क है जो आपके उसमें, वो भी मार खाएंगे। सो आई हुँ, थिंक गुड सेंस हैज प्रिवेल्ड इन हुँ। दिस एंटायर थिंग। अच्छा, लेकिन ये अ, डोनाल्ड ट्रम्प जिस मुकाम पर पहुँच गए हैं युद्ध लड़ते-लड़ते, उसमें ईरान की एक ख़ास तरह की भूमिका है, जो कि शायद दुनिया के इतिहास में और युद्धों के इतिहास में भी एक अनूठी भूमिका है। मुझे याद आता है कि अभी हाल ही में कुछ व्यापारी मोदी सरकार के एक अत्यंत वरिष्ठ मंत्री से मिले। मैं उनका नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ। और जैसे ही युद्ध की उन्होंने कुछ चर्चा की उनसे, तो उन्होंने फ़ौरन कहा, "अरे! ईरान तो शेर निकला।" और उसके बाद फिर वो चुप हो गए, थोड़े बगले झाँके, थोड़े संकोच से मुस्कुराए और फिर बात उन्होंने बदल दी। क्योंकि ये सरकार ईरान के समर्थन की सरकार नहीं है। और एक और घटना हुई अभी थोड़ी देर पहले ही संसद में प्रधानमंत्री पहली बार बोले हैं 23 दिन बाद, इस युद्ध के ऊपर। जिसमें उन्होंने अपनी विदेश नीति की खुद ही तारीफ़ की है। जिसमें उन्होंने ये तो कहा है कि पश्चिम एशिया के देशों से उन्होंने देश राष्ट्राध्यक्षों से उन्होंने बातचीत की। ये नहीं बताया कि उन्होंने नेतन्याहू से युद्ध के बाद बातचीत की है या डोनाल्ड ट्रम्प से युद्ध के बाद बातचीत की है। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि युद्ध शुरू होने के 36 घंटे पहले तक वो इज़राइल में क्या कर रहे थे, क्यों गए थे, उसका मकसद क्या था? क्या उन्हें वहाँ जाना चाहिए था? उससे उन्हें क्या हासिल हुआ? प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें सारे देश के सामने ये रिपोर्ट रखनी चाहिए। बहरहाल उन्होंने ये सब रिपोर्ट नहीं रखी। लेकिन हम लोग फिर वापस आते हैं इस युद्ध के ऊपर। ईरान ने जो दिखाया है, इसकी मुझे भी कोई उम्मीद नहीं थी। मैं कोई मिलिट्री मामलों का जानकार नहीं हूँ। लेकिन बहुत से मिलिट्री जानकारों को मैंने कहते हुए सुना है कि वास्तव में उन्हें भी ये उम्मीद नहीं थी। वो सोच रहे थे कि हफ्ते भर अगर टिक गया तो 10 दिन नहीं टिक पाएगा, 10 दिन टिक गया तो 15 दिन नहीं टिक पाएगा। लेकिन ईरान ने तो जो बताया, दिखाया है, उससे लगता है कि अभी वो बहुत दिन तक युद्ध चला सकता है। अभय जी, ये एक्चुअली मुझे भी अंदाजा नहीं था। मुझे पता था ईरान की फितरत क्या है, ईरान के लोग कैसे हैं, हुँ, उनकी उनका नॉट ओनली सिविलाइजेशन, मॉडर्न ईरान क्या है। हुँ, वो एक हमारे यहाँ क्या है ना, हमने बहुत स्टीरियोटाइप समझ लिया है ईरान को, नहीं तमाम मुस्लिम देशों को। हुँ, हुँ, हमने वेस्टर्न प्रोपेगेंडा को हुँ, दुबे जी ऐसा कॉपी पेस्ट किया है अपने मस्तिष्क के अंदर कि हमें बिल्कुल। जो वहां से आ रहा है हमने वही एक्सेप्ट किया। और हमारे यहाँ भी सोशल मीडिया में तकरीबन इस्लामिक कंट्रीज को या मुस्लिम कंट्रीज को इस तरीके से देखा गया है। तो हमें लगता है ये स्टीरियोटाइप है, यहाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, कट्टरवादी हैं। तो वो एक पार्ट है। लेकिन जिस तरीके से उनकी मिलिट्री ने फाइट किया, हुँ, जिस मैं इसको वर्ड देता हूं अनप्रेडिक्टेबल, बिल्कुल। अनकन्वेंशनल, बिल्कुल शॉक एक्शन की तरह उन्होंने काम किया है। हुँ, और एक अच्छी एयरफोर्स ना होने के बावजूद, एक बड़ी नेवी होने के बावजूद ना होने के बावजूद, उन्होंने कितने देशों को जो है सकते में डाल के रखा है। हुँ, और इसराइल का जो हाल किया है, इसराइल इसराइल पहली बार यूएन की गुहार कर रहा है, इसराइल इंटरनेशनल ऑर्डर की बात कर रहा है, इसराइल कह रहा है रिहायशी ठिकानों पे क्यों ये हो रहा है, क्योंकि हुँ, इसराइल को बहुत पिंच कर रहा है इस लड़ाई हुँ, का। क्योंकि जिस तरीके से ईरान ने पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी के साथ सारी टेक्नोलॉजी फेल कर दी है, हुँ, इनकी आयरन डोम की, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की, थार्ड मिसाइल सिस्टम की, और हाई टेक की। जी हम बहुत हाई टेक है, मैं भी बहुत इसराइल का फैन रहा, उनकी टेक्नोलॉजी का, उनके उनके तरीके का बहुत हम मिलिट्री में पढ़ते रहे। ईरान इसराइल से कोई मुकाबला नहीं करता, बट ईरान ने हम सबको सरप्राइज कर दिया। तो मिलिट्री के लोग तो पढ़ ही रहे होंगे हुँ, कि किस प्रकार से एक देश जो है अपना बड़े देश का मुकाबला कर सकता है। तो व्हाट ईरान हैज डन इज सिंपली डिफरेंट, जिसका अंदाजा नहीं था। लेकिन जी, एक चीज प्रूव्ड है, जब मैं हुँ, हिजबुल्लाह की लड़ाई, मैंने 2005-6 में एक बहुत भयंकर लड़ाई हुई थी इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच में, हुँ, जब मैं कमांडिंग ऑफिसर था। तब हुँ, उस लड़ाई को मैंने बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की थी कि इसराइल का जो मरकावा टैंक है, उस हुँ, जमाने में 14 करोड़ का था, आज शायद 40-50 करोड़ का होगा। हुँ, उसको हिजबुल्लाह के हुँ, फाइटर जो है, जिसके पास 7,000 रुपए का आरपीजी था, हुँ, उसने मरकावा की चाल बंद कर दी थी, हुँ, हुँ, इतनी कॉस्टली इक्विपमेंट को। तो हुँ, हाई टेक इज नॉट द आंसर फॉर विनिंग वॉर। कई हुँ, बार लो टेक में अगर लड़ने की फितरत है, अगर अनकन्वेंशनल है, अगर हुँ, अनप्रिडिक्टेबल है, अगर नई सोच रखता है, अगर हुँ, छोटी टोलियों में अटैक कर सकता है, अगर अच्छी लीडरशिप है, तो आप किसी का भी मुकाबला कर सकते हो। ये ईरान ने एक बहुत बढ़िया उदाहरण दे दिया हुँ, देशों को इस पूरी लड़ाई के अंदर। और आगे भी तैयार है वो।
वो कहीं कोई कदम पीछे लिया नहीं। ईरान की तरफ से एक बार भी ये नहीं आया कि हम नेगोशिएटिंग टेबल पे आएंगे या हम बातचीत के लिए तैयार हैं, ये दिखाया ही नहीं उन्होंने। आई थिंक एक नया ईरान उभर के आ रहा है उनके युवाओं में। जब कितने लोग मार दिए गए, आप सोचो, एक देश की टॉप लीडरशिप पूरी खत्म कर दी गई, मिलिट्री लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप, सबको ही खत्म कर दिया। इवन देन द वे दे हैव रिस्पोंडेड। तो ये अपने आप में वक्त लगेगा इस चीज को लोग जब एनालाइज करेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। बट बहुत जबरदस्त तरीके ने ईरान ने जो है मुकाबला किया है इजराइल और यूएस कॉम्बिनेशन का, जो कि वर्ल्ड की सबसे जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो डोनाल्ड ट्रंप के वक्तव्य से, डोनाल्ड ट्रंप ने जो लिखा है ट्रुथ सोशल के ऊपर, उससे एक उम्मीद की किरण दिखाई दी है। हम ट्रंप के आलोचक हों या इजराइल के आलोचक हों, सबका पहला मकसद ये है कि युद्ध बंद हो। क्योंकि युद्ध में तो हम सब लोग मारे जाएंगे। नहीं, ये तो मैं तो कह रहा हूँ गुड सेंस हैज प्रिवेल्ड। हाँ, तो ये जो एक गुंजाइश निकली है, इस गुंजाइश को ट्रंप ने इस तरह पेश किया है कि अगले हफ्ते यानी अगले 5 दिन तक ये बातचीत जारी रहेगी। ईरान कह रहा है कि हमने कोई बातचीत नहीं की है, ऐसी कोई बातचीत की उसने तस्दीक नहीं की है, और ये तो ट्रंप भी खुद पीछे हटे हैं, क्योंकि हमने कहा था कि हम जो डिसैलिनेशन प्लांट हैं, हम बिजली के जो प्लांट हैं, वो सब हम नष्ट कर देंगे उसमें। तो आपको क्या लगता है कि ये बातचीत पीछे हो रही होगी? ट्रंप ने इसको स्वीकार कर लिया है, ईरान भी देर सवेर इसको स्वीकार कर लेगा? बातचीत निसंदेह हो रही होगी। जी। अब अकबर जी, ऐसा हो नहीं सकता कि बातचीत ना हो। हम्म, और जब 27 तारीख तक ओमान में बातचीत चल रही थी, और जिस प्रकार का पिछले हफ्ते ओमान के फॉरेन मिनिस्टर का वक्तव्य आया था, वो बहुत डिसअपॉइंटेड थे। और वो लग रहा था उनकी डिसअपॉइंटमेंट अमेरिका की तरफ थी कि जब बातचीत, देखो ईरान ने तो अटैक किया नहीं किसी पे। नहीं नहीं नहीं, ईरान ने तो सारा का सारा वन साइडेड था पूरा। लोगों ने दबाया है। ईरान तो डिफेंडर है। ईरान एक डिफेंडर है। ईरान ने जो एक्शन किए ऐसे डिफेंडर एक्शन किए। अटैक तो दूसरी तरफ से हुआ है। तो इस पूरी चीज के दौरान जो है, आई एम श्योर ओमान ने बहुत प्रेशर डाला होगा अमेरिका के ऊपर, खाड़ी के बाकी देशों ने डाला होगा। और जिस तरीके से उनके प्रेसिडेंट का ऑफिस काम कर रहा है, उनके फॉरेन मिनिस्टर का ऑफिस काम कर रहा है, उनकी लीडरशिप की जो वो चल रही है, एक नैरेटिव ईरान ने बिल्ड किया इस पूरे उसके अंदर। तो जरूर बैकडोर में कहीं ना कहीं बातचीत 100% चल रही होगी इंटरमीडियरीज के थ्रू। और इसमें हो सकता है रशिया का भी रोल हो सकता है, इसमें पुतिन का भी रोल हो सकता है, क्योंकि पुतिन के साथ ट्रंप मतलब बातचीत कर चुके हैं। और रशिया और अमेरिका भी बातचीत खूब करते हैं, ऐसी बात नहीं बातचीत नहीं करते। चाइना और अमेरिका भी खूब बातचीत करते हैं। निश्चित रूप तो हो सकता है इन दोनों का जो है प्रेशर भी रहा हो अमेरिका के ऊपर इस पूरे चीज में। अच्छा, नई परख के दर्शक भी सब जानना चाहते हैं, मैं भी इस बात को जानना चाहता हूं कि ईरान ने जिस 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 अ, जिस सटीकता के साथ में अपने निशानों को वेधा है, वो उन्होंने जिस तरह मिसाइलें मारी हैं, मतलब जो है, तो ये जो इंटेलिजेंस ईरान ने प्राप्त की, मतलब जो है, ये इस इंटेलिजेंस का स्रोत क्या है? पहली बात तो ये है। दूसरी बात मैं ये जानना चाहता हूं कि आ, ये अ, ये जो अ, ईरान के हमले हैं, ईरान के हमले हैं, ये ट्रंप, मोसाद और सीआईए, ये दोनों इस बात का अंदाजा लगाने में क्यों नाकाम रहे कि इन्होंने इतनी मिसाइलें और इतने तरह की और इतनी शक्तिशाली मिसाइलें जमा कर रखी हैं? तो ईरान जब कहता है ना कि अभी हमने अपने वो हथियार नहीं निकाले, असली हथियार, अब आपने सोचा भी नहीं होगा हम ऐसे हथियारों से आपकी ऊपर हमला करेंगे, तो डिएगो गार्सिया पे दिखाया कि हम 4000 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं, यानी हम यूरोप के भी किसी शहर के ऊपर चाहें तो हम हमला कर सकते हैं। ये सब चीजें ईरान ने बड़ी कुशलता से छिपा रखी थी, बावजूद इसके कि इजराइल और अमेरिका को सारी खबर रहती है उनके नेता कहाँ हैं, और वो सटीक हमला करके उनके नेताओं को मार भी देते हैं। ये जो एक पैराडॉक्स है, मतलब ये जो एक विरोधाभास है, इसको किस तरीके से समझा जाए? ये बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। और मैं भी बहुत हम मोसाद के सब फैन हैं। सीआईए के इतने नहीं है, क्योंकि सीआईए की मैक्सिमम प्लानिंग जहां गए हैं वो फिर बाद में जो है मुश्किल से ही समेट के अमेरिका की पब्लिक को के सामने सीन आया है। सीआईए का इतना नहीं है, बट मोसाद ने जिस तरीके से असैसिनेशंस किए, जिस तरीके से लगातार कई सालों से आईआरजीसी के कमांडर्स के घर में घुस के, और तो और हमास के लीडर को जो वहां शोक संदेश के लिए गए थे, उनको किस कमरे के कौन से बेडरूम में है, वहां पर उनको ईरान में जाके मारा। तो ये सारी चीजें मोसाद की दुनिया फैन रही, हम भी फैन रहे, ये कमाल करते हैं मोसाद। लेकिन इस बार कुछ अलग हो गया है। इस बार 2 बार मोसाद फेल हुआ है। एक तो 7 अक्टूबर को जब हमास ने अटैक किया था
इनको कोई आइडिया नहीं था, कोई आइडिया नहीं जो था। है वो एकदम अलग किस्म का अटैक था। और जी। दूसरा, अब मुझे जो फ़िल्टर होके खबरें हम पढ़ते हैं हुँ, सोशल मीडिया में, ओपन सोर्स में, कि हुँ, आई बिलीव थ्रू अ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म लाइक टेलीग्राम, हुँ, व्हाट्सऐप, ईरान के लोगों ने बहुत छोटे-छोटे पैसे से हुँ। इज़राइल के लोअर लेवल के सोल्जर्स को जो है अपना स्पाई बना लिया। और अच्छा। उन्होंने, एक सोल्जर ने तो 20-22 साल के लड़के ने कुछ क्रिप्टो करेंसी के लिए उसने सारी की सारी डोन जो आयरन डोम इसका है, हुँ, उसकी जो उसी में काम करता है, उसने पूरी लोकेशन 6 महीने के पूरे कोऑर्डिनेट दे दिए। हुँ, तो ईरान भी मानना पड़ेगा अभी, उन्होंने भी ये कुछ तो कमाल किया है कि खास तौर पे इज़राइल को लेके उनकी इंटेलिजेंस परफेक्ट रही है। हुँ, तो शायद शायद मोसाद को शॉक मिल गया इसमें कि हुँ, ऐसी बात नहीं है, तो कोई कोई ना, ये बड़ा वही अनकन्वेंशनल तरीका निकाला उन्होंने कि हुँ, उन्होंने लोअर लेवल पे लोगों को, और जैसे ईरान के बहुत से लोग पे रोल पे हैं मोसाद के, हुँ, और बहुत इस रेजीम का बहुत इफेक्ट है ऐसे लोगों पे जिन्होंने स्पाई किया है हुँ, अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए, उनकी उनको पीछे फांसी भी दी गई है। हुँ। तो ये इसमें भी आई थिंक ईरान ने काफी काफी अचीवमेंट करी है, और सबसे बड़ा उनको हेल्प करने वाले चाइना और रशिया है। अच्छा। हायर लेवल की हायर हुँ, लेवल की इंटेलिजेंस, चाइनीज सैटेलाइट्स हैं, रशियन सैटेलाइट्स हैं, उनको पूरी अमेरिका की बेस का एक एक इंच इन्होंने मैप किया हुआ, एक एक इंच अमेरिकन बेसिस का हुँ, इनके पास है, हर चीज इनके पास है। हुँ, तो जो अब तो क्या है ना दुबे जी, बहुत ट्रांसपेरेंट हो गई है। हुँ, आपको सबके मन में क्या है वो नहीं पता, हुँ, लेकिन आपके जो एसेट्स हैं, हुँ, आपकी मिसाइल्स हैं, आपके एयरक्राफ्ट्स हैं, आपके हेडक्वार्टर्स हैं, आपके कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं, आपके डेटा सेंटर्स को ये छुप नहीं सकते। अब तो एवरीथिंग इज विजिबल। हुँ। सो आई थिंक वो एक तरफ हायर लेवल इंटेलिजेंस दी है उनको रशिया चाइना वगैरह की तरफ से, और लोअर लेवल इन्होंने ही इनके सिस्टम के अंदर घात लगा दिए जो कि मोसाद कर रहा था इनके साथ। सो नाउ इट हैज बीन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत ही दिलचस्प तथ्य आपने रखे इन बारे में मुझे कोई बिल्कुल कतई जानकारी नहीं थी। अब यहीं पे एक और छोटा-सा सवाल उठता है जो मैं आपके सामने जिज्ञासा के तौर पर रखूँगा कि अ, ईरान ने ईरान ने जब अपना तैयारी शुरू की, यानी पिछले साल जो एक युद्ध हुआ था जून के महीने में, 12 दिन का युद्ध था मतलब जो है, उसके बाद ईरान ने जो अपनी तैयारी शुरू की, तो ये जो तैयारी है इसके अंदर कहा जाता है कि उसने एक मोज़ेक स्ट्रैटेजी बनाई। इसमें अब एक टाइल अगर हट जाता है, तो दूसरा टाइल उसका स्थान ले लेता है और उसके लिए एक-एक पद के लिए 3-3 4-4 लोगों को जो बड़े ख़ुमैनी साहब थे, मुज्तबा ख़ुमैनी के वालिद जो थे, वही इसकी तैयारी कर गए थे पूरी। बाद में उनके ऊपर बम डाल के उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन वो पूरी की पूरी तैयारी कर गए थे। तो इतनी सारी तैयारियाँ ईरान ने करके रखी थीं। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को भी पूरी तरह डिसेंट्रलाइज़ विकेंद्रीकृत कर दिया था और सीआईए, मोसैड इन लोगों को कुछ भी पता नहीं चला। एक तो फिर पहला मेरा सवाल ये है कि ईरान ने इन लोगों को झांसे में किस तरह रखा? नंबर 1 बात। दूसरी बात जो मैं कहूँगा वो ये हाँ, पहले इसी बात का जवाब हो जाए हाँ, बात देखो ईरान ने जो ये लड़ाई लड़ी है ना, ये कहते हैं इसकी रूपरेखा हुँ, सीनियर खमैनी जो हुँ, है बना के चले गए थे। हुँ, और ये जून 25 में जो 12 दिन हुँ, एक तरफ़ा युद्ध हुआ हुँ, ईरान के ऊपर जो हुँ, है, ये उससे पहले किया। हुँ, जो इन्होंने काम कर लिया ये पिछले 20-30 साल में किया इन्होंने। हुँ, क्योंकि इनको पता था एक दिन आएगा हुँ। जब इज़राइल और यूएस और हो सकता है नाटो मिलके मिलके जो है इन्वेड करेंगे और हमारे को वो करेंगे। तो डिफाइनिंग इन वॉर होगा मतलब जो। हैं, हाँ, ये तैयार थे इसके लिए, इन्होंने बहुत तैयारी करी थी। इसमें इनकी नेवी हुँ, और स्मॉल टीम ऑपरेशंस का रोल है, हुँ, इनकी स्पेशल फोर्सेस का रोल है, आईआरजीसी का रोल है। हुँ, अब मैं, क्योंकि ये अगर मैं ज़्यादा मिलिट्री जार्गन की बात करूँगा तो दर्शक समझेंगे नहीं। अब मैं हुँ, बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। हुँ, हुँ, हमारे पास उनके पास 31 सेक्टर्स हैं। ईरान बहुत बड़ा देश है। लोगों हुँ, को पता नहीं ईरान इतना बड़ा है जितना पेनिनसुलर इंडिया है। हुँ, मतलब अगर आप आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, हुँ, तमिलनाडु, केरला ये लगा लो तो इसके इतना बड़ा है, तो इट्स हुँ, मैसिव कंट्री। दूसरी चीज, ईरान एक फोर्ट्रेस है। हुँ, दुबे जी, ईरान इराक की तरह नहीं है जहां टैंक उतारे और आप 200 किलोमीटर टैंक एक दिन में चला दोगे और पूरा कैप्चर कर लोगे। ईरान में टैंक टूंक उतारने आसान नहीं है। ईरान बहुत पथरीला देश है, बहुत ज्यादा। 18,000 फीट की ऊंचाई के पहाड़ है उसमें, हुँ, 14 हाई एल्टीट्यूड भी है, 14,000 तक है। हुँ, और जो उसकी कोस्ट लाइन है दुबे जी, वो हुँ, कोस्ट लाइन नॉर्मल कोस्ट लाइन नहीं है।
जैसे विशाखापट्टनम चले गए हम, या हमारे गोवा के बीच देख लिया आपने, जो देखे होंगे कि पानी आ रहा है और बड़ा जैसे बॉम्बे के बीच वगैरह, वैसा नहीं है, पहाड़ है। तो वैसे बीच नहीं है कि आप कोई भी उस पे असॉल्ट करके उसको कैप्चर कर सकते हो। टेरेन फेवर्स ईरान, जो जमीनी हालात है वो एक डिफेंडर के लिए वो ईरान को कुदरत ने दे रखी है। जी। अब जो तरीका इनका है, इनके 31 सेक्टर्स हैं। 31 सेक्टर्स में इन्होंने क्लियर कट लाइन ऑफ सक्सेशन बता दिया, भाई आप कमांडिंग ऑफिसर हो, आप नंबर 2, आप नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। और इंटेंट इंटेंट अगर क्लियर है ना, इंटेंशन सीनियर का कि भी अब की बार छोड़ना नहीं है, और हमने गल्फ खाड़ी के देशों के में जो यूएस के मिलिट्री टारगेट्स है उनको हिट करना है, डिसैलिनेशन प्लांट्स को हिट, जैसे जैसे इन्होंने ग्राफ वॉर गेम किया होगा, दुश्मन ये करेगा हम ये करेंगे, ये करेगा वो करेंगे, ये नॉर्मल वॉर गेमिंग होती है लड़ाई की, हर बार हम देखते हैं। तो उस हिसाब से इन्होंने हर सेक्टर में हर कमांडर को इंडिपेंडेंटली ये परमिशन दे दी पहले, आपने इस तरीके से लड़ाई लड़नी है, ये आपके पास असला है, ड्रोन्स और मिसाइल्स, क्योंकि एयरफोर्स रडार्स इनके, उनको पता था इनको छोड़ेगा नहीं अमेरिका और वो। सो इन्होंने बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल अनकन्वेंशनल तरीके की लड़ाई लड़ी। इन्होंने इसको फौजी भाषा में कहते हैं डायरेक्टिव स्टाइल ऑफ कमांड। डायरेक्टिव कि दे दिया, बता दिया लीडर ने, ऐसे लड़ना, हार नहीं माननी है, तुमने ये करना है और पीछे नहीं हटना है, और हम मिसाइल और ड्रोन देते रहेंगे। तो इस भरोसे से इन्होंने काम किया। प्लस जो इनका कम्युनिकेशन है, मुझे लग रहा था कि ये आपस में बात कैसे कर रहे होंगे, सब कुछ तोड़ा दिया। इसका मतलब इन्होंने इनका सिक्योर्ड ओएफसी लगी हुई है, इन्होंने डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट सिस्टम किया हुआ है कि ये रेडियो चला गया तो लाइन पे आ जाएंगे, लाइन चलेगी तो इस पे करेंगे, सैटेलाइट से करेंगे। सो दे आर इन कम्युनिकेशन। तो एक वेब, एक मकड़ी का जाल इन्होंने जैसे बनाया हुआ है, और हर एक को इंडिपेंडेंट चार्ज दिया हुआ है कि आपके एरिया में, आपके पास इतना किलोमीटर का एरिया है, आपने ऐसे लड़ना है। सो आई थिंक इस तरीके से इन्होंने, ये अभी स्टडी करने लायक है, ये बहुत इन्होंने हैरत अंगेज तरीके से। हाँ, नए तरह की रणनीति है, बिल्कुल। आप लोग ज्यादा इस पर अच्छा, दूसरे जैसे कि अभी एक बहुत ही वरिष्ठ, हम सब लोग उनका सम्मान करते हैं, एक फौजी विशेषज्ञ ने ये कहा कि पहले ईरान के पास केवल तलवार थी, अब उनके पास ढाल भी है। तो ये ढाल जो है, यानी जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ढाल का मतलब यहाँ पे मेरी जहां तक समझ बनती है, ये ढाल इन्हें कहां से प्राप्त हुई? चीन ने दी, रूस ने दी ढाल, या क्या, कहां से हासिल की उन्होंने ढाल ये? देखो, जिस देश के ऊपर 40 साल से सैंक्शन लगे हो, हाँ। और जिस देश की ऐसी इमेज पेंट कर दी हो वेस्टर्न मीडिया ने कि भाई ये तो और उसको कोई ना टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है, ना उसकी इकोनॉमी को क्रश करने के लिए तैयार है, उसका तेल नहीं खरीद सकते, उसने कुछ तो करना था ना। क्योंकि जो मैं यहाँ आता है, ईरान के लोग कैसे हैं। ईरान एक सभ्यता तो है, चलो वो एक पुरानी बात है, लेकिन आज कैसे लोग हैं, बहुत से लोगों को पता नहीं है दुबे जी कि ईरान एक साइंटिफिक टेम्पर का देश है। हमारे देश से कहीं ज्यादा लिटरेसी है, हमारे देश से कहीं ज्यादा, या हमारे सब कॉन्टिनेंट ज्यादा औरतें वहां पे पढ़ी लिखी हैं। वन ऑफ द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी इन द वर्ल्ड इज इन ईरान। हम सोचते हो तो मुल्लाओं का देश है, वहां ये हो रहा है, तो मुल्लाशाही बोलते हैं वहां के शासन को, मुल्लाशाही बोलते हैं। वहां आज भी हम यही सोचते हैं, वहां तो बस ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे हो। तो उससे खराब तो और भी कई देशों में हो रहा है। लेकिन उन्होंने अपने दम पे, प्लस इनको आई थिंक चाइना से हेल्प मिली होगी, इनको रशिया से हेल्प मिली होगी, इन्होंने रशिया की हेल्प करी अभी यूक्रेन वॉर में। ये जो सबसे खतरनाक ड्रोन है, जो शायद ड्रोन है ईरान का, उसके अलग अलग वेरिएशन है, बहुत सस्ता बन जाता है, उन्होंने रशिया को सप्लाई किया यूक्रेन की लड़ाई में। तो चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ये देश हो सकते हैं, और भी देश हो सकते हैं, तुर्की भी हो सकता है, तुर्की भी हो सकता है। वो लोग भी ड्रोन बहुत बनाते हैं, तुर्की वाले लोग भी ड्रोन बहुत बनाते हैं। तुर्की भी बहुत आगे है टेक्नोलॉजी में, ड्रोन टेक्नोलॉजी में तुर्की जो है, और इस एरिया के अंदर तो तुर्की एक छोटा मोटा मिलिट्री पावर है, एटलीस्ट टेक्नोलॉजिकली। ये ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने भी तुर्की ड्रोन इस्तेमाल किए थे। तुर्की का पूरा सपोर्ट था, और चाइना का पूरा सपोर्ट था पाकिस्तान के साथ। ऑप सिंदूर में होल हार्टेड सपोर्ट था इन दोनों देशों का इसके साथ। तो ईरान को मदद मिली है, प्लस उनकी अपनी R&D होगी, उनके इतने PhD हैं, इतनी उनकी साइंस उस देश में एडवांस्ड है, तो उन्होंने अपने तरीके से जरूर काम किया होगा। तो अब हम लोग इस चर्चा के आखिरी सवाल पर पहुंच गए हैं। अब आपको क्या लगता है कि ये जो एक रोशनी की किरण हम लोगों को दिखाई पड़ी है, भले ही अभी केवल ट्रंप की तरफ से दिखाई पड़ी है, अब ईरान की तरफ से दिखाई पड़नी बाकी है, इसको अंत में आपका संदेश क्या है? आप किस रूप में इसको देखते हैं? देखो, एक तो बहुत अच्छा हुआ, और हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। सबसे ज्यादा अगर किसी को इफेक्ट था इस लड़ाई का, हमको था।
और इसमें हमें एक तो हमारा गरीब जो फर्टिलाइजर, गैस, वो तो आपको पता ही है, हमारे प्लांट बंद होने लग गए थे, इंडस्ट्रियल गैस। अभी हुँ, अगर सीज फायर भी होगी ना, दुबे जी 6 हफ्ते लगेंगे हुँ, नॉर्मलाइज होने में, कम ठीक। से कम। हो हुँ, सकता है ज्यादा लग जाए, हुँ, हुँ, कॉस्ट बढ़ेगी, हम भी कॉस्ट पे करेंगे उसकी। एक तो वो पार्ट है, तो हमारे लिए तो वी हैव टू वेलकम इस हुँ। चीज को, कि लड़ाई किसी के हक में नहीं थी ये लड़ाई। पूरा मतलब अप्रैल और मई का महीना लग जाएगा। हाँ, लगेगा, इतना टाइम लगेगा, क्योंकि शिपिंग को दोबारा चालू करने में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, तो आई एम श्योर गिव एंड टेक इसमें ये होगा कि ईरान हॉर्मुज को टेम्परली खोलेगा, लेकिन हुँ, चुंगी जरूर लेगा। इतना हुँ, आसानी से ईरान मानने वाला नहीं है। हुँ, अब हुँ। चेंज हो गया ये सिस्टम, वो बैक टू ओल्ड सिस्टम नहीं होगा। नहीं होगा, कुछ ना कुछ हाँ, क्योंकि परिवर्तन इतनी होगा। मार खाई है, इतने लोगों की जान दे दी आपने, 1500 लोग मारे गए शहर में, इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंगें तबाह कर दी, 165 बच्चियां मर गई एक स्कूल के अंदर। तो ऐसा नहीं है, ये लेंगे अपना पाउंड ऑफ फ्लेश, लेगा ईरान इस चीज के अंदर। और और अमेरिका की प्रतिष्ठा का क्या हाल होगा? अमेरिका की प्रतिष्ठा तो बिल्कुल अमेरिका की पब्लिक की नजरों में नीचे है अभी। हुँ, और खाड़ी के देश कैसे समझेंगे? तो वो हुँ, क्या चाहेंगे कि अमेरिका की गोदी में बैठे या अब ईरान के साथ समझौता करें? हुँ, तो ईरान का भी जो है अपने अपने रीजन के अंदर, ईरान एज अ मिलिट्री पावर, हुँ, एज अ नेशन जिसकी अपनी अस्मिता है, हुँ। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, और उसका आई थिंक दे हैव कम आउट, दे हैव बहुत बढ़िया तरीके से लड़े ईरान। तो बेहतरीन, बेहतरीन। उनका तो मानना पड़ेगा, सलाम उनका करने का मन करता है, बिल्कुल। तारीफ करनी चाहिए। देखो, बहुत इसमें हमें कोई वो नहीं होना चाहिए, और हमें थोड़ा सा हमारे देश में भी और बाकी लोगों को भी ये कॉपी पेस्ट, ये स्टीरियोटाइप नहीं देखना चाहिए ईरान को। हुँ, हम समझते ही नहीं है, ये पावर हाउस है स्पोर्ट्स का। हुँ, दुबे जी, लोगों को पता नहीं है, पिछले ओलंपिक्स में उसकी 21वीं पोजीशन थी, हमारी हुँ, 71वीं पोजीशन थी। हुँ, वो 90 मिलियन का देश है, आप देख लो हम हमारे हमारे कितने हैं। वो 9 करोड़, हम 150 करोड़ है। हुँ, और जिसके ऊपर सैंक्शन लगे हो, हुँ, जिसके खिलाड़ी भी बाहर जाके खेल नहीं सकते हैं, हुँ, उस देश की प्लस साइंस है, टेक्नोलॉजी, उसकी यूनिवर्सिटीज हैं। तो ऐसे एकदम हैं, उनके प्रॉब्लम है, बट वो डोमेस्टिक प्रॉब्लम, वो अपने आप, उनकी पब्लिक उनकी वो करेगी। ये नहीं है कि बाहर से हम कुछ थोप सकते हैं। अगर ऐसा करना है तो अफगानिस्तान दोबारा चले जाओ, सबसे हुँ, खराब हालत औरतों की अफगानिस्तान में। सही बात है, सही बात। पाकिस्तान में उससे भी खराब है, उसको कर लो अटैक। तो ठीक, ये जो हम जो पेंट करते हैं ना, वेस्टर्न चश्मे से देखते हैं, हमें जरा अपने रीजन को, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे ईरान हो, चाहे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से कैसे अभी अब बातचीत कर रहे हैं? हुँ। अब हमें तालिबान अच्छे लगने लग गए। तो हमें वही तालिबान जिन्होंने बामियान की बुद्धा को तोपों से उड़ाया था। बहुत बहुत खराब किया तालिबान ने। बहुत तरह बट बहुत तरह बट विदेश नीति, कूटनीति कहती है भाई, जैसे अब ये रहेंगे ना, हुँ, नेशनल इंटरेस्ट इज अबव ऑल दिस। हुँ, तो हमारा नेशनल इंटरेस्ट भी, दुबे जी, फ्यूचर में यही रहेगा कि हम ईरान का भी तेल भी खरीदें, और शाहबार पोर्ट भी डेवलप करें जब टाइम आए। हुँ, और लॉन्ग टर्म देखें कि हमारा फ्यूचर कहाँ बिलोंग करता है, ठीक है। भारत का कहाँ बिलोंग करेगा फ्यूचर, यहाँ हमारे रीजन में बिलोंग करेगा, या अमेरिका इसराइल के साथ बिलोंग करेगा। और बैलेंस तो हमें करना आता ही है, आई एम श्योर वी विल बैलेंस इट आउट। बहुत-बहुत धन्यवाद मेजर जनरल यशमूर। मुझे उम्मीद है कि हम लोगों को मेरे सवाल भी आपको पसंद आए होंगे और उन्हें नई बहुत तरह मजा आया। के पूरा यकीन है कि आपके इस विश्लेषण को सुनकर बहुत ही प्रसन्न होंगे, बहुत ही ज्ञानवर्धक चर्चा रही और घटनाक्रम तेजी के साथ बदल रहा है। बिल्कुल। अभी अचानक आप बातचीत से पहले ही डोनाल्ड ट्रम्प का ये संदेश हम लोगों को मिला। हाँ, अब देखिए आगे क्या होता है, हम लोग घटनाक्रम पे अपनी नज़र रखेंगे और बीच में मौका मिला तो एक बार फिर मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि नई बिल्कुल। तरह के दर्शकों के साथ में रूबरू हों। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।